Good evening, class. Let's start with the class, but first we'll do a quick revision of previous class. Okay? ओके, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब होता है प्लांट के जीन्स में चेंजेस करना टू इम्प्रूव द प्लांट। If I basically it means plants को और better बनाना by changing its DNA. But now question arises, why do we modify these crops? Because जो normal crops होती हैं sometimes उनमें problem face करनी पड़ती है हमको. For example, low production, insects का attack, low nutrition या फिर weather damage. Weather की वजह से हमारी तरफ damage हो जाते हैं. तो scientists यूजफुल जीन्स को ऐड करते हैं टू प्रोटेक्ट आर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल हमने बीटी कॉटन पढ़ा था, उसमें वो कॉटन प्लांट पे इंसेक्ट्स अटैक करते थे। इस वजह से फार्मर को काफी लॉस फेस करना पड़ता था। तो एक बैक्टीरिया का जीन कॉटन प्लांट में इंसर्ट किया गया था। कैन यू टेल रिकॉल द नेम ऑफ दैट? प्लीज राइट दैट नेम इन द कमेंट सेक्शन। तो कौन सा बैक्टीरिया का जीन इंसर्ट किया था बीटी कॉटन? किसी को भी बैक्टीरिया, वेरी गुड। Yes. हाँ, Bacillus thuringiensis was the bacteria which improved which protected BT cotton against insects. And again, the second example was golden rice, which जिसमें विटामिन ए का न्यूट्रिशन जो था उसे इंक्रीज किया गया था ताकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो कंट्रीज में होती है उनको हेल्प किया जा सके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में। फिर हमने पढ़ा था क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट मीन क्रॉप की क्वालिटी को बेटर बनाना। साइंटिस्ट प्लांट के डीएनए को एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो प्लांट है वो फास्ट ग्रो करता है या फिर कौन से प्लांट जो है वो ज्यादा फ्रूट्स दे रहा है, कौन सा प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है, या फिर कौन सा प्लांट जो है वो हार्श वेदर में सरवाइव कर पा रहा है। फिर इन सब में से वो बेस्ट क्वालिटी का जो प्लांट होता है उसे चूज किया जाता है। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था इसके लिए कि प्लांट ए हमें 20 kg का प्राइस देता है, प्लांट बी हमें 40 kg का प्राइस देता है। तो ऑब्वियसली फार्मर्स वुड प्रेफर प्लांट बी बिकॉज वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट को क्विकली जीन्स कंपेयर करने में हेल्प करता है। बीज की वैरायटी डेवलप की गई जो ज्यादा प्रोडक्शन देती है। तो इससे क्या होता है, फूड सप्लाई इंप्रूव हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है, सबसे पहले पेस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पेस्ट क्या होता है? व्हाट आर पेस्ट? बताओ पेस्ट क्या होता है? पेस्ट स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इससे कैसे बचाया जा सकता है अपनी क्रॉप को इन पेस्ट से? तो मेन प्रॉब्लम, पेस्टिसाइड्स तो स्प्रे कर देते हैं हम पेस्ट से बचने के लिए, बट जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। सेकेंडली वो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, एंड थर्ड है वो ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है।
तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हेल्प करता है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने में, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हमने अभी देखी उनको हम सॉल्व कर सकें। अगेन बीटी कॉटन, जो मैंने आपको बैक्टीरिया का नाम बताया, वो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है जो खुद को इंसेक्ट से बचाती है और उससे हमें पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फिर हमने पढ़ा था फूड सिक्योरिटी क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है एवरी पर्सन शुड हैव इनफ फूड। एक डेफिनेट पोर्शन ऑफ फूड हर किसी के पास होना चाहिए, मतलब उस फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है। बट इसमें भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है और जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत लिमिटेड है। क्लाइमेट चेंज की भी प्रॉब्लम, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फ्यूचर में फूड कैसे प्रोड्यूस होगा, तो इधर हेल्प करता है हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वो हाई यील्ड क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करता है, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और वेदर जो हार्श वेदर में क्रॉप सर्वाइव कर सकती है, हम वैसी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, और ऐसी क्रॉप जो हायर इन न्यूट्रिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट रेजिस्टेंट राइस हमने पढ़ा था, जो जब कम रेनफॉल होती है वो ऐसा राइस का क्रॉप है जो कम रेनफॉल में भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारी फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है। सबको ये कल के टॉपिक समझ में आए, रिवाइज हो गए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो प्रॉब्लम आप ओके। तो अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनका बेनिफिट, उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को देखा है। जैसे हेल्थ केयर में हमने एप्लीकेशन पढ़ा, अभी हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा, पर्सनलाइज मेडिसिन या मेडिसिन में उसका कैसे कैसे यूज है बायोटेक्नोलॉजी का, और बेटर क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे यूज है। बट हर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी होता है और साथ साथ उसके कुछ रिस्क और एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं। तो आज हम उन्हीं कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे। और तो आंसर, सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि अगर साइंस इतनी पावरफुल हो जाए कि ह्यूमन किसी बेबी के जीन्स डिसाइड कर सके, फॉर एग्जाम्पल कि उस बेबी की हाइट कितनी होगी, उसके आई का कलर क्या होगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसकी आई के क्या होगी, क्या ये सब चीजें सही होंगी? टेल मी, अगर साइंस इतनी पावरफुल हो जाए कि ह्यूमन किसी बेबी की, जो साइंटिस्ट डॉक्टर किसी भी बेबी के जीन्स को डिसाइड कर सके कि उसकी हाइट क्या होगी, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, उसकी आईज का कलर कैसा होगा, यहाँ तक कि उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, क्या ये सब करना सही होगा कि नहीं? सही होगा। और किसी को क्या लगता है, तो सब करना सही है कि गलत? बिकॉज हेल्प तो, फिर तो ह्यूमन बींग्स की जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो रोबोट इन्वेंट कर सकते हैं ना, हर चीज हम ही लोग पहले से डिसाइड कर लेंगे। कुछ सही गलत तो होता है मोरल्स के बेसिस पे। अब ऐसे तो हर कोई इंटेलिजेंट ही हो जाएगा, पढ़ने में सब आईएएस डॉक्टर्स बन जाएंगे, है ना? स्किल डेवलप कौन करेगा? चलो, इस टॉपिक पे सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट ये जो कंसर्न्स है यही एथिकल इशू होता है। अब आई एम यूजिंग द वर्ड ethics, ETHICS, व्हाट डज दैट वर्ड मीन? किसी को एथिक्स का मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ethics?
एथिक्स का मीनिंग किसी को पता है? एथिक्स क्या होता है, मतलब क्या होता है इस वर्ड का? एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही पावरफुल फील्ड तो है, बट उसके उसका यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए, है ना। उसको हम गलत तरीके से तो नहीं यूज कर सकते ना, मोरल्स के साथ ही यूज करेंगे। तो आज हम इन्हीं एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी जो टॉपिक मैंने बताया, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? इसमें कुछ दोबारा एक्सप्लेन करूँ? Okay, so we'll proceed further. Now we'll start with genetic modification ethics. सबसे पहला टॉपिक है ये, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एथिक्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जीन्स को चेंज करना। ये प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस में भी होता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? जीन्स को चेंज करना, और ये हम प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस तीनों में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ये सब एग्जाम्पल्स हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ये बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट इनमें कंसर्न क्या है? क्या जो मॉडिफाइड फूड है वो कंप्लीटली सेफ है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे इन सब के, जो ये मॉडिफिकेशन हमने अपने क्रॉप्स में की है? क्या ये फूड कंप्लीटली सेफ होगा? क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा? ये सब क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं ह्यूमन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इमेजिन करो जो साइंटिस्ट हैं वो बेबीज के जीन्स को मॉडिफाई करने लग गए। इससे डिजीजेस रिमूव की जा सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर। ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है ना, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। पीपल जो लोग जो हैं, पीपल ने मिस यूज दिस टेक्नोलॉजी। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से जो साइंटिस्ट हैं वो बेबीज के जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे हम बेबी में होने वाली डिजीजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने हार्ट डिजीज रिमूव कर दी, जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो। ये सब प्रॉब्लम, ये सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसके अपने साइड इफेक्ट्स और अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। लोग जो हैं इस टेक्नोलॉजी को मिसयूज कर सकते हैं। जैसे डिजाइनर बेबीज, जैसे पेरेंट्स चूज कर लेंगे कि हमारे बेबी की हाइट क्या होगी, स्किन कलर क्या होगा, उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। क्या ये सब चीजें करना फेयर है? क्या ऐसे डिजाइनर बेबीज को प्रोड्यूस करना फेयर है कि नहीं? हाँ, ओके ठीक है, नहीं है। क्या तुम लोग अलाउ करोगे साइंटिस्ट को ऐसे ह्यूमन बेबीज के जीन्स को मॉडिफाई करने के लिए? हम्म, तो सुधारो ना ह्यूमन को, क्यों करते हो मिस? अपने मोरल्स के साथ चलो। तो ये सब ऐसे डिजाइनर बेबीज को प्रोड्यूस करना नेचर के अगेंस्ट होगा। अब हम बात करते हैं एनिमल मॉडिफिकेशन की। साइंटिस्ट एनिमल को एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या एनिमल्स को हार्म करना सही है?
जो साइंटिस्ट हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एनिमल्स को यूज करते हैं ना, क्या ऐसे एनिमल्स को यूज करना सही है? नहीं है। करेक्ट। इससे भी किसी को लगेगा कि हाँ सही है, किसी को लगेगा कि नहीं है। ये सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, सबका अपना ओपिनियन हो सकता है इनसे। नाउ इमेजिन समवन चेंजेस योर नेचुरल आइडेंटिटी विदाउट योर परमिशन, वुड दैट फील राइट? अगर कोई आपकी जो नेचुरल आइडेंटिटी है उसको आपकी परमिशन के बगैर चेंज कर देगा, क्या वो चीज सही होगी? गलत होगी ना। आपकी कंसेंट के बिना अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई भी आपकी परमिशन के बगैर कोई भी चेंजेस करेगा तो ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग। तो सेम एथिकल कंसर्न यहाँ भी कंसिडर करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं, सबको एक बार समझ में आया ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन एथिक्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? ओके, so let's proceed further with data privacy. What is that now? डेटा privacy, आज बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो बहुत कॉमन हो रही है। डॉक्टर्स आपके डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, इससे डिजीजेस डिटेक्ट होती हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपका डीएनए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। आपके डीएनए के पास आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। तो जो आपका डीएनए है वो रिवील कर सकता है आपको कौन सी डिजीजेस के रिस्क हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या थी, क्या आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इमेजिन करो, ये जो इंफॉर्मेशन हमारा डीएनए हमें प्रोवाइड करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी रॉन्ग पीपल के पास चली गई तो क्या होगा? अगर आपकी जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है किसी गलत इंसान के हाथ चली गई तो क्या होगा? मिसयूज करेगा ना वो आपको। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज करो जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उसको पता चल गया कि फ्यूचर में आपको डायबिटीज रिस्क है, या फिर कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपको हार्ट अटैक का रिस्क है फ्यूचर में, तो वो आपको जॉब देने से मना कर देती। क्या ये चीज फेयर है या नहीं? आपको वो डिजीज अभी है नहीं, बस आपको उसका रिस्क है फ्यूचर में। और ये भी हमें आपके डीएनए एनालिसिस से पता चला है। और ये चीज आपकी कंपनी को पता चलती और वो आपको जॉब देने से मना करेगी, ऑब्वियसली दिस इज नॉट फेयर। आपको अभी थोड़ी है वो डिजीज। इसीलिए जो डेटा की प्रिवेसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगेन, क्या आप लोग अपने पासवर्ड किसी के स्ट्रेंजर के साथ शेयर करते हो? क्या आप लोग अपने पासवर्ड किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं करते? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। तो डीएनए भी आपके पर्सनल पासवर्ड जैसा ही होता है, ठीक है? डीएनए भी आपके पर्सनल पासवर्ड जैसा ही होता है। तो अपने डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं किसी रीजन की वजह से, दैट इज फाइन। बट अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और को दोगे तो वो आपकी वीकनेसेस को मिसयूज तो करेगा ही ना। तो इसीलिए डीएनए का जो डेटा होता है वो आपके पर्सनल पासवर्ड जैसा ही होता है, इसीलिए उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है। समझ में आया डेटा प्राइवेसी क्या होता है? ओके, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की। बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं नेचुरल प्लांट्स के साथ मिक्स हो सकती है। जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रो कर रही है वो जो हमारी नेचुरल क्रॉप्स के साथ मिक्स हो सकती है।
तो इससे क्या होगा, ये बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है। अब व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? टेल मी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। यू हैव read दिस टॉपिक इन योर जूनियर क्लासेस एंड आई होप आप सबको पता है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी किसी को भी नहीं पता बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। सही गलत कुछ भी लिख के भेजो तो बताओ, तो मुझे क्या होता है, तो सही बताओ गलत बताओ, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो शेयर करो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। बायो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ओके। Biodiversity is the immense variety of all living organisms, plants, animals, and microorganisms, along with the ecosystem they form and the genetic diversity within species. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ रहते हैं ना, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं ना, वो सब मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। समझ में आया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ हम लोग मॉडिफाइड क्रॉप को ग्रो करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, जो नेचुरल वेराइटी है वो डिसअपियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो ऑब्वियसली अगर हम नेचर, अगर जो नेचुरल चीजें वही डिसअपियर हो जाएंगी तो ये एथिकल तो नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझो, अगर हमने एक फिश है उसे मॉडिफाई कर दिया और उस फिश को गलती से हमने एक ओशन में, वो फिश गलती से ओशन में रिलीज हो जाती है, तो इससे क्या होगा, जो नेचुरल इकोसिस्टम था ओशन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोसिस्टम पता है ना सबको क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसी फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की, जहाँ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। समझ में आया? इकोसिस्टम पता चल गया क्या होता है? और जब सेम चीज हम लोग उधर वॉश ओशन में कैरी ऑन होती है तो उसको बोलते हैं ओशन इकोसिस्टम। अब उधर अगर हमने जो मॉडिफाइड क्रॉप फिश थी, मॉडिफाइड फिश को अगर हमने रिलीज हो गई एक्सीडेंटली ओशन में, तो ऑब्वियसली जो नेचुरल इकोसिस्टम यहाँ ऑलरेडी हो रहा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये तो एक डिसएडवांटेज हुआ। अब आप इमेजिन करो, इसको ऐसे समझो कि एक क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स की जो पर्सनालिटी है वो एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, तो क्लास कितनी बोरिंग हो जाएगी ना। क्लास एंटरटेनिंग कब होती है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं तो क्लास इज इंटरेस्टिंग। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना। अगर एक क्लास में सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिर्फ पढ़ने वाले, तो क्लास में मजा नहीं आएगा। और अगर क्लास में सिर्फ ना पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी मजा नहीं आएगा। दोनों तरह के बच्चे क्लास में होंगे तो ही मजा आएगा। तो इसी तरह से जो नेचर भी है ना वो डाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है।
एम आई क्लियर विद दिस टॉपिक? एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है ये समझ में आया? जो टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट अभी मैंने क्लियर किया है कि कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया जा हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। टेल मी यस और नो। Okay, so now let's talk about safety. So now let's talk about safety concern. तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ हों। जो बिफोर मेडिसिन और वैक्सीन के लॉन्च होने से पहले उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करी जानी चाहिए हमें, ठीक है? प्रॉपरली वो टेस्ट हो जानी चाहिए, तभी उनको ह्यूमन पे यूज किया जाना चाहिए। और हम ऐसी क्रॉप या ऐसी चीजें प्रोडक्ट बनाएंगे जो इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए और नेचर के लिए बेसिकली बहुत सेफ होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यू ड्रग है, उसको लॉन्च किया गया बिना टेस्ट किए, तो उससे क्या होगा? कोई भी नई मेडिसिन इन्वेंट की गई है और उस मेडिसिन को बिना टेस्ट किए लॉन्च कर दिया, उससे क्या होगा? हार्मफुल हो सकता है, लोग बीमार होने लगेंगे, पीपल विल गेट सिक एंड दिस विल बिकम अ वेरी डेंजरस कंसर्न। अब लैब सेफ्टी, साइंटिस्ट डेंजरस बैक्टीरिया के साथ काम करते हैं, एज वी ऑल नो। लैब में वो डेंजरस बैक्टीरिया के साथ काम करते हैं। अगर एक्सीडेंटली कोई भी बैक्टीरिया रिलीज हो गया तो सीरियस प्रॉब्लम कॉज हो सकती है ना। लाइक हमने पढ़ा था ना कोविड, हमने सुना था कि कोविड वायरस जो है वो लैब से लीक हो गया है। तो हमने उसका इम्पैक्ट देखा था, कितना बुरा इम्पैक्ट हुआ था। तो ये लैब सेफ्टी के जो कंसर्न है वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, तो इस चीज का ध्यान कौन रखेगा? इस चीज का ध्यान साइंटिस्ट को रखना होगा कि वो एक्सीडेंटली भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस रिलीज ना हो। इसीलिए उनको स्ट्रिक्ट लैब रूल जो है उन्हें, एक सेकेंड, अब क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? अब क्लियर आ रही है? ओके। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए जो स्ट्रिक्ट लैब के कुछ रूल्स हैं, साइंटिस्ट को उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नाउ टेल मी, शुड बायोटेक्नोलॉजी हैव स्ट्रिक्ट रूल? क्या बायोटेक्नोलॉजी के स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए? होने चाहिए, जैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, फिर एथिकल कंसर्न्स जो हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, उनको समझना, कोई भी अनएथिकल ह्यूमन इनैचमेंट ना करना, प्रिवेंट करना मिस यूज होने से, ठीक है? ये कुछ मेजर कंसर्न्स हैं, सेफ्टी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में फॉलो होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन सा एथिकल इशू जो है वो सबसे सीरियस है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ, रीजन भी बताना। वो वाला जो एथिकल इशू है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों, मतलब सबसे सीरियस क्यों है?
कब से? ओके, मिस न्यूज। और बताओ। हम अपना डीएनए की इंफॉर्मेशन को किसी के भी साथ, पर्सनल डीएनए इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे मिसयूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सेफ्टी, सिक्योरिटी। ओके, टेल मी मोर। ज्योति, अनुष्का, रहमत। आज कहाँ पे हो आप लोग? क्लास में रिप्लाई नहीं कर रहे? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा जो हमारा एथिकल इशू है वो मोस्ट सीरियस है? डेटा प्रिवेसी भी इम्पोर्टेंट होता है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, सेफ्टी कंसर्न्स क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एथिक्स क्या होते हैं, हमने ये सब पढ़ा है, तो ये सब सारे ही मोस्ट सीरियस है। ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट बायोटेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, बट पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका पर्पस है सोसाइटी को हेल्प करना, सोसाइटी को हार्म करना उसका पर्पस नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड केयरफुली, सेफली एंड ethically for the benefit of the society. So don't harm the so biotechnology should not harm the society. Now I'll ask some questions. You all will reply. Okay. टॉपिक क्लियर हुए आज के सबको? सबको आज के टॉपिक क्लियर हुए? अब आप लोग मेरे क्वेश्चंस के आंसर दोगे। व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन? जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, या आप लोग मुझे बताओगे कि मैं आपको ऑप्शंस भी दूं इसके साथ में? इसकी तो डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो मुझे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है? जीन में यूजफुल चेंजेस। पर हाँ, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इसको तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, इसमें तो आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। जीन सीक्वेंस चेंज करना। ओके ज्योति। और और बताओ। ओके, जीन्स में चेंजेस करके उसको बेटर करना। इट्स ओके फरा, कोई बात नहीं, आप पिछले क्लासेस के वीडियोस देख सकते हो, मैं आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन एज ए एग्जांपल ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ओके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब बेसिकली होता है आपके डीएनए में चेंजेस करना, चेंजिंग द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है।
Mutation and modification. Okay. Which is a major ethical concern about genetic modification? Increased rainfall. अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया? What is a major ethical concern about genetic modification? Option 1 is increased rainfall, loss of biodiversity. Option 3 is faster internet speed. Option 4 is reduced sunlight. Option 3, faster internet speed. मैंने कहा मेजर एथिकल कंसर्न अबाउट जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ऑप्शंस को ध्यान से सुन लो। पहला है इंक्रीज्ड रेनफॉल, ज्यादा बारिश होना, क्या ये एक एथिकल कंसर्न है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो नेचर है उसका लॉस होना। इंटरनेट की स्पीड तेज होना, या फिर सनलाइट का कम होना। इनमें से एथिकल इशू कौन सा है? यस, नेचर को लॉस होना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ एथिकल कंसर्न जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। अच्छा, what does data privacy mean in biotechnology? What does data privacy mean in biotechnology? ये तो आज पढ़ा है, मुझे बता दो डेटा प्राइवेसी क्या होता है। डेटा प्राइवेसी क्या होता है? कम ऑन आंसर मी। डेटा यूज विदाउट परमिशन, जेनेटिक डेटा सेफ्टी, और बताओ। प्रोटेक्ट डेटा। ओके, व्हाट एल्स? प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। ठीक है, डेटा प्राइवेसी का मतलब होता है, हमने पढ़ा ना, हमारा डीएनए हमारे पर्सनल पासवर्ड की तरह है, तो वी डोंट हैव टू शेयर इट विद एनीवन। तो डेटा प्राइवेसी मींस प्रोटेक्टिंग पर्सनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसे प्रोटेक्ट करने को कहते हैं डेटा प्राइवेसी। सबको समझ आया ना डेटा प्राइवेसी क्या होता है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट which example relates to environmental impact in biotechnology? Question is, which example relates to environmental impact in biotechnology? Now I'm giving you the options. Listen carefully. Option A is noise pollution from traffic. Option B is genetically modified crops affecting ecosystem. Option 3 is watching educational videos, and option 4 is building solar houses. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो रिलेट करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से बायोटेक्नोलॉजी? ऑप्शन 2 करेक्ट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो हमारे इकोसिस्टम, हमारी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why are safety concerns important in biotechnology? जो ये सेफ्टी कंसर्न्स हैं, ये इम्पोर्टेंट क्यों है बायोटेक्नोलॉजी में?
ऑप्शन ए इज होमवर्क कम करने के लिए. ऑप्शन टू इज प्रिवेंट हार्म टू ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट. To prevent harm to humans and the environment. Option 3 is to increase food prices. And option 4 is to stop scientific research. इनमें से कौन सा जो सेफ्टी कंसर्न है वो बायोटेक्नोलॉजी में इम्पोर्टेंट है? प्रिवेंट करना harm to humans and the environment. Okay, now you will tell me which of these is true or false. Biotechnology can improve crop production. Listen carefully. Biotechnology can improve crop production. Biotechnology can improve food production. अभी मेरे पास सिर्फ दो ही आंसर आए, आप लोगों को समझ नहीं आया क्या? बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करने में मदद करता है कि नहीं? तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है. ओके, दिस इज ट्रू. Next is genetic data should always be shared without permission. Genetic data should always be shared without permission. वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उसको हमारे कंसेंट की जरूरत है. बिना कंसेंट के आप उसको शेयर नहीं कर सकते. करेक्ट. नेक्स्ट इज environmental impact refers only to air pollution. क्या जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमने पढ़ा उससे सिर्फ हम क्या एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे? फॉल्स. इन्वायरमेंट में तो सब आता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, है ना? ठीक है. ओके. जो सेफ्टी टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिफोर रिलीजिंग बायोटेक प्रोडक्ट्स. सेफ्टी टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिफोर रिलीजिंग बायोटेक प्रोडक्ट्स. एग्जैक्टली. बिना टेस्ट किए अगर कोई मेडिसिन को लॉन्च कर दिया या किसी ड्रग को लॉन्च कर दिया तो उससे क्या होगा? ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होगी ना, एनवायरनमेंट पे भी उसका सीवियर इफेक्ट पड़ेगा. तो बिना टेस्टिंग के कोई भी ड्रग, मेडिसिन, कुछ भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को रिलीज करना गलत होगा. तो जो मैंने सेंटेंस बोला वो ट्रू था कि वो जरूरी है उनको टेस्ट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिकल गाइडलाइन हेल्प साइंटिस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन. जो एथिकल गाइडलाइंस है क्या उस वो मदद करती है साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने में? करेक्ट. अच्छा, मुझे जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कोई भी एक बेनिफिट बता दो. जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कोई भी एक बेनिफिट बता दो. बेटर प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी. ओके. इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी. ओके, और बताओ.
डिफेक्ट कम करना, और रहमत अनुष्का। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक को, क्या है ये मुझे बताओ, इसकी बेनिफिट बताओ जेनेटिक मॉडिफिकेशन के। डिजीज रेजिस्टेंस, वेरी गुड रहमत। अनुष्का आप भी बताओ मुझे एक बेनिफिट जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोग मिस कर रहे हो, बताओ मुझे क्या, एक और बता दो बेनिफिट। उसका एग्जाम्पल भी हम पढ़ते आ रहे हैं, गोल्डन राइस। चलो, न्यूट्रिशन, वेरी गुड। ये बेटर प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, डिजीज से बचाने में हेल्प करता है, और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इज वन रिस्क ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू द एनवायरमेंट। एक ऐसा क्या रिस्क है जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एनवायरमेंट को हो सकता है। यस रुचि, आपको कुछ पूछना है क्या। व्हाट इज वन रिस्क ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू द एनवायरमेंट। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को फायदा हो, रिस्क है, ओके ठीक है। और बताओ। एक ही आंसर आया, और क्या रिस्क होता है एनवायरमेंट से। क्वेश्चन, एक ऐसा रिस्क मुझे बताओ जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एनवायरनमेंट को होता है। व्हाट इज वन रिस्क ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू द एनवायरनमेंट। जो भी समझ में आया, क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने। ऐसा नुकसान जो एनवायरनमेंट को मिलता है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। इकोसिस्टम को हम पहुंचाता है, हमने पढ़ा था ना, अगर हम मॉडिफाइड स्पेशीज को एक्सीडेंटली ही अगर ओशन में इंट्रोड्यूस करा दिया, तो क्या होगा, उससे जो नेचुरल ओशन का इकोसिस्टम है वो अफेक्ट हो जाएगा ना, उससे उसके नेचुरल इकोसिस्टम पे बुरा असर पड़ेगा। तो ये इकोसिस्टम को हार्म कॉज कर सकता है, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसे रिड्यूस कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को नेचुरल क्रॉप्स के साथ ग्रो करेंगे तो उससे क्या होगा, जो नेचुरल क्रॉप्स है वो कम होने लग जाएंगे। बेसिकली हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो करना कहीं ना कहीं गलत होगा, और उससे जो बायोडाइवर्सिटी, जो नेचर है ना, वो खत्म होने लगेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम नेचर को कम से कम अफेक्ट करें, जो चीजें नेचुरल है उन्हें नेचुरल रहने दें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड प्राइवेट। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे प्राइवेट क्यों समझा जाता है। क्वेश्चन कि इसमें सारा इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है। ओके, और बताओ। आपको इसमें अपने ओपिनियन शेयर करने का फ्रीली, सही गलत कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कोई आपको डांट थोड़ी रहा है, तो आप जल्दी जल्दी आंसर करो।
कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्राइवेट क्यों कंसिडर किया जाता है? अभी तक एक ही आंसर आया है, क्योंकि उसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फ्यूचर डिजीज, वीकनेस एक्सेट्रा, ओके। और बताओ, अपनी समझ से कुछ भी बताओ, पर टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप टॉपिक से बाहर जाके आंसर करें। इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसमें हमारा पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, तो उसे हम ऐसे ही किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड प्राइवेट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। व्हाई आर एथिकल डिसीजन इम्पोर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी? तो ये एथिकल डिस्कशन हमने की, ये बायोटेक्नोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्यों है? दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, सेफ्टी, ओके, ह्यूमन वेलफेयर और नेचर। और बताओ। ये डिस्कशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है सेफ्टी के लिए, ठीक है, ताकि हम ये चीज इंश्योर कर सकें कि जो बायोटेक्नोलॉजी है हम उसको सेफली और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज कर रहे हैं, उसका मिसयूज ना हो। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया आज का टॉपिक अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? अब सबको समझ में आ गया ना एथिकल इश्यूज, एथिक्स को डिस्कस करना क्यों जरूरी है बायोटेक्नोलॉजी में? आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज की क्लास में। तो आई एम शेयरिंग एन असाइनमेंट विद यू, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट। अब आप सब लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको अपनी असाइनमेंट में करना है राइट एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोटेक्नोलॉजी यूज। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया अपनी असाइनमेंट को? आपको एथिकल गाइडलाइंस लिखनी है फॉर बायोटेक्नोलॉजी यूज। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो कि आप एनवायरमेंटल रिस्क को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, बायोटेक प्रोडक्ट की थोरो टेस्टिंग होनी चाहिए, सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कोई एक्सीडेंटली भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई भी वायरस बैक्टीरिया लैब से बाहर ना जाए। सबने स्क्रीनशॉट लेंगे? ओके, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। सबको मजा आया होगा आज की क्लास में, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था। ओके, नाउ आई टेक अ लीव। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।
अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ, बाय, थैंक यू सो मच।